चलिए आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम फन करते हैं। 12th क्लास से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय एनीस जंग। एनीस जंग इज एन इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, columnist in major newspapers. You can say columnist for major newspapers. और उनकी जो राइटिंग्स और क्रिएशंस में मेन थीम्स रहती हैं वो है पॉवर्टी, इलिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, गरीबी, अनपढ़ता, ट्रेडिशन, रीति रिवाज। जब हम अपने आज के चैप्टर के टाइटल को देखते हैं लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टूडेंट्स याद रखिए ये चैप्टर किसी सीजन, किसी मौसम, किसी ऋतु के बारे में नहीं है। खोया हुआ बसंत का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का बचपन, अगर वो अपना बचपन सही तरीके से नहीं जी पाता है तो उसका बचपन मर जाता है, उसका बचपन खो जाता है। तो इस चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर में एनीस जंग ने यही समझाने की कोशिश की है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं स्लम एरियाज में, वो अपना अच्छे तरीके से बचपन नहीं जी पाते, उनका बचपन मर जाता है। उनको छोटे छोटे जब वो होते हैं तभी से उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है और बहुत ही आप कह सकते हैं उन्हें बुरे हालात में, मिजरेबल कंडीशंस में अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है कि स्लम एरियाज के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में जो बचपन बिताना पड़ता है, इस वजह से उनका बचपन मर जाता है, उनका जो स्प्रिंग है वो लॉस्ट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको इस चैप्टर का टाइटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर है क्या? दिस चैप्टर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द ऑथरेस, हमारी जो लेखिका है, एंड अ यंग बॉय, आप एक नौजवान लड़का है या आप कह सकते हैं बिटवीन द ऑथरेस एंड ए बॉय, एक लड़के के बीच में और लेखिका के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका वर्णन किया गया है। और किसने नैरेट किया है इस चैप्टर को? खुद एनीस जंग ने। तो इस चैप्टर की जो नैरेटर हैं वो भी एनीस जंग हैं। अब देखिए, द नेम ऑफ द यंग बॉय और द नेम ऑफ द बॉय इज साहिब। उस लड़के का नाम साहिब है। अब उस लड़के के नाम में भी आयरनी है। क्यों है? बिकॉज साहिब इज ए रैग पिकर। साहिब इज ए रैग पिकर, कूड़ा बीनने वाला लड़का है। लेकिन जो साहिब है उसका जो पूरा नाम है, फुल नेम है, वो है साहिब आलम। इट मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। लड़का काम करता है कूड़ा बीनने का और उसका नाम है साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये एक व्यंग्य है उसके, उस लड़के के नाम में छुपा हुआ है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आता है कि व्हाट इज द आयरनी रिलेटेड टू और व्हाट इज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब। देखिए अब क्या होता है, द राइटर सीज अ बॉय एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड। लेखिका को अपनी पड़ोस में हर सुबह एक लड़का दिखाई देता है। वो कौन है? वो साहिब है, रैग पिकर है। He looks for some coins or other things in garbage heaps. कूड़े के हिप्स में, कूड़े के ढेर में ये लड़का या तो सिक्के ढूंढता है या कोई और चीज उसके काम की, जिसको वो यहां कूड़े में से बीन सके, निकाल सके और उसको बेचकर अपनी आजीविका कमा सके। इसलिए कूड़े के ढेर में ये लड़का या तो सिक्के को या किसी और चीजों को ढूंढता हुआ लेखिका को हर सुबह अपने पड़ोस में दिखाई देता है। द राइटर टॉक्स टू द बॉय, ये हमारी लेखिका है, वो उस लड़के से, साहिब से बात करती है। साहिब लेखिका को बतलाता है, ही टेल्स दैट दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका। तो साहिब बतलाता है कि वो ढाका से, बांग्लादेश से यहां पर आए हुए हैं। और हुआ क्या था, क्यों आए थे, अपना बर्थ प्लेस छोड़कर क्यों आए थे? बिकॉज देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स। बड़े बड़े भारी भरकम जो तूफान थे उनकी वजह से साहिब के, उनकी फैमिली के जो घर थे, खेत थे, वो सभी बर्बाद हो गए थे, बह गए थे, तबाह हो गए थे। आप ऐसा कह सकते हैं दे वर स्वेप्ट अवे, कि वो दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कि साहिब के जो खेत हैं और उसका जो घर है वो पूरे तरीके से स्टॉर्म्स की वजह से, तूफानों की वजह से तहस नहस हो गए थे। अब क्या हालात हो गए? दे हैड नथिंग टू ईट सो दे केम टू द बिग सिटी। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो बड़े शहर यानी कि दिल्ली आ गए।
और दिल्ली में भी वो कहां रहने लग गए? दे लिव इन सीमापुरी। अब वो आकर सीमापुरी में रहने लग जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? इट्स अबाउट 10,000। ये रैग पिकर जो बॉयज हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, टोटल अगर काउंटिंग की जाए तो अप्रोक्स 10,000 इन नंबर। संख्या के हिसाब से वो 10,000 लोग हैं। दे केम इन 1971 फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश ढाका से 1971 में ये लोग आए थे, सीमापुरी में आकर ये रहने लगे थे। सीमापुरी कहां है? सीमापुरी इज ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की बाहरी सीमा पर, बाहरी परिधि पर बसी हुई है सीमापुरी, और ये स्लम एरिया है। अब ये जो लोग रहते हैं, साहिब और इनकी फैमिली, कैसे घरों में रहते हैं? दे लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मेड ऑफ टिन एंड टर्पलिन। टिन और टर्पलिन के बने हुए मड के, आप कह सकते हैं कि फुल्ली वो पक्का हाउस नहीं है, तो टिन और टर्पलिन के बने हुए मड के स्ट्रक्चर्स, मड के, मिट्टी के जो ढांचे आप कह सकते हैं, सही मायने में इस प्रकार से उनके घर, रहने के जो स्थान हैं वो बने हुए हैं। और यहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। किस चीज की फैसिलिटी नहीं है? दीज पर्संस आर लिविंग विदाउट फैसिलिटीज ऑफ सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर। ना यहां पर सीवेज की व्यवस्था है, ना ड्रेनेज की व्यवस्था है, और ना रनिंग वाटर को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोई अच्छी व्यवस्था यहां पर है। देयर आर नंबर ऑफ रैग पिकर्स। बहुत सारे, काफी मात्रा में, काफी संख्या में ये कूड़ा बीनने वाले लड़के हैं। अब जो, क्योंकि लेखिका है, ऑथरेस है, वो उनको रोजाना देखती है, तो शी कुड रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। वो उन सभी को पहचान सकती थी। दे कुड बी सीन ऑलवेज, दे कुड बी सीन बेयरफुट, यानी कि वो नंगे पैर हमेशा उन बच्चों को देखा जा सकता था। और जो उन बच्चों से बात की जाती थी कि आप नंगे पैर क्यों रहते थे, सो दे से दैट इट्स देयर ट्रेडिशन, कि ये तो हमारा रिवाज है, नंगे पैर रहना हमारा रिवाज है। लेकिन द ऑथरेस इज नॉट कन्विंस्ड विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू और विद दैट थिंग। उस चीज से हमारी जो लेखिका है, इस विचारधारा से वो सहमत नहीं है। शी कॉल्ड इट एन एक्सक्यूज टू कंसील देयर पॉवर्टी। वो कहती है कि ये तो अपनी गरीबी छुपाने का एक बहाना मात्र है, कि कोई भी व्यक्ति भाई नंगे पैर नहीं रहना चाहता। इट्स एन एक्सक्यूज टू कंसील देयर पॉवर्टी। ये तो जो ये बच्चे हैं, ये या जो ऐसे लोग हैं, ये अपनी गरीबी को छुपाने के लिए नंगे पैर रहते हैं। वन डे द राइटर सेज दैट ही शुड गो टू स्कूल। अब जो ऑथरेस हैं वो चाहती हैं कि भाई साहिब को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक दिन उनसे रुका नहीं जाता और वो साहिब से कहती हैं दैट ही शुड गो टू स्कूल, कि आपको स्कूल जाना चाहिए। साहिब सेड, साहिब रिप्लाइड, यू कैन से, साहिब ने जवाब दिया दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। कहते हैं मेरे पड़ोस में यहां पर कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाता। द राइटर सेड हाफ जोकिंगली, द ऑथरेस सेड, यू कैन से, लगभग आधे से मजाक उड़ाते हुए, यानी कि पूरा कंप्लीटली वो सीरियस नहीं थी इस बात के ऊपर। तो लेखिका ने साहिब से कहा, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? अगर मैं एक स्कूल खोल दूं, क्या तुम पढ़ने आओगे? साहिब सेड यस ही वुड कम। साहिब कहता है हाँ, मैं जरूर आऊंगा। द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन ए फ्यू डेज लेटर। तो कई दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद साहिब की और हमारी जो ऑथरेस हैं उनकी मुलाकात होती है। तो हमारी ऑथरेस को, लेखिका को नीचा देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? कि साहिब ने ऑथरेस से पूछा, साहिब आस्क्ड हर, हमारी लेखिका से साहिब ने पूछा, इज योर स्कूल रेडी? कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया है? इनफैक्ट द राइटर हैड नेवर मेंट इट, क्योंकि हमारी जो लेखिका हैं उनका तो कोई मकसद, कोई विचार स्कूल खोलने का था ही नहीं। लेकिन उन्होंने साहिब को कह दिया था कि मैं स्कूल खोलूंगी, तो क्या तुम पढ़ने आओगे? तो साहिब ने उस बात को सीरियसली ले लिया, गंभीरता से ले लिया, और आज इस वजह से हमारी ऑथरेस हैं, लेखिका हैं, उनको नीचा देखना पड़ता है। तो क्योंकि वो साहिब को कोई भी जवाब दे पाने में समर्थ नहीं थी। नाउ ये जो रैग पिकर्स हैं, इनके लिए गार्बेज बिकम्स समथिंग रैप्ड इन वंडर। जब कूड़ा बीनते बीनते किसी गंदगी के ढेर में, कूड़े के ढेर में इनको कोई कीमती सामान मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? समटाइम्स रुपी,
यू कैन से समटाइम्स 1 रुपी नोट और समटाइम्स 10 रुपीज। कई बार इनको 1 रुपए का नोट मिल जाता है, कई बार 10 रुपए मिल जाते हैं। तो गार्बेज बिकम्स समथिंग रैप्ड इन वंडर। तो यही कूड़े का ढेर इनके लिए अचंभे में लिपटी हुई कोई बहुत बड़ी वस्तु बन जाता है। फॉर एल्डर्स, और कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं, इनके परिवारों में जो बड़े लोग हैं, फॉर एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये जीवित रहने का साधन है, कूड़ा बीनना और वहां से कीमती सामान को निकालना, उसको बेचना और फिर इस तरीके से अपनी आजीविका चलाना। ये रैग पिकर्स जो फैमिलीज हैं उनके एल्डर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल रहता है, आजीविका कमाने का साधन बना रहता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह की बात है। द राइटर सीज साहिब, लेखिका ने साहिब को देखा। साहिब क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस। साहिब टेनिस का एक खेल देख रहा था। कुछ लोग टेनिस खेल रहे थे तो साहिब उनको देख रहा था। ही वॉज वियरिंग शूज। अब उस दिन साहिब जूते पहने हुए था। दीज वर डिस्कार्डेड शूज। ये ठुकराए हुए, फेंके हुए जूते थे। दीज वर गिवन टू साहिब बाई ए रिच बॉय। एक अमीर लड़के ने साहिब को ये जूते दिए थे। दीज वर डिस्कार्डेड बिकॉज देयर वॉज ए होल इन वन ऑफ देम। दोनों जूतों में से, जूतों का जो जोड़ा था उनमें से एक में छेद हो गया था, तो अमीर लड़का उसको पहनने वाला नहीं था, इसलिए उसने साहिब को ये जूते दे दिए थे। बट द गेम ही वॉज वॉचिंग वॉज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन ये जो टेनिस का खेल है जो साहिब अब देख रहा था, ये उसकी पहुंच से बाहर की चीज थी। इस खेल को वो कभी नहीं खेल सकता था। जब चैप्टर एंडिंग की तरफ आता है, समाप्त होने को आता है, तो साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट ए टी स्टॉल। साहिब एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। पहले वो रैग पिकिंग का काम करता था। पहले वो साहिब वॉज ए रैग पिकर, कूड़ा बीनने वाला लड़का था। ही वॉज फ्री ऑल द टाइम। ही वॉज हिज ओन मास्टर। वो अपना खुद का मालिक था, हमेशा फ्री रहता था। कभी भी अपनी लिबर्टी है, अपनी आजादी, उसको वो एंजॉय कर सकता था। जितनी देर काम किया और उसके बाद में जब मर्जी जो कुछ खेलना है, घूमना है, वो सब कुछ एक्टिविटी वो कर सकता था। बट नाउ ही वॉज नॉट फ्री। एक तो अब वो आजाद नहीं रह गया था जब से उसने टी स्टॉल पे काम करना शुरू किया था। नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ना ही वो अपनी मर्जी का मालिक रह गया था। ही हैड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल। तो उसे चाय की दुकान के मालिक के ऑर्डर्स का, आदेशों का पालन करना पड़ता था। और उसको क्या मिलता था? He used to get 800 rupees and all meals। तो अब उसको दिहाड़ी में मिलता था 800 रुपए और पूरे दिन का खाना। 800 रुपए आप कह सकते हैं 800 रुपीज पर मंथ, और सारे के सारे पूरे दिन का खाना उसको मिलता था। बट अब उसकी लाइफ में क्या चेंज आया था? नाउ ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था, अब उसकी खुद की मर्जी नहीं चलती थी। सो इस लाइफ को भी वो जो साहिब है, ही वॉज नॉट एंजॉइंग दैट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। इस तरह का भी जो जीवन था, चाय की स्टॉल पे काम करने वाला जीवन, उसको वो अब एंजॉय नहीं कर रहा था। अब एक रेफरेंस आता है, अ मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी इज ए प्लेस इन द कर्नाटका। कर्नाटका में उडुपी नाम की एक जगह है। तो हमारी जो ऑथरेस हैं उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, बतलाया था, दैट वंस सी टॉक टू अ मैन एंड द मैन वॉज फ्रॉम उडुपी। के मैंने एक बार एक व्यक्ति से बात की थी और वो व्यक्ति उडुपी का रहने वाला था। उस मैन ने, उस आदमी ने क्या बतलाया था? एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। उस व्यक्ति ने लेखिका को बतलाया था कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो स्कूल जाने के लिए उसे एक पुराने मंदिर के सामने से, मंदिर के पास से होकर गुजरना पड़ता था। हिज फादर वॉज प्रीस्ट एट द टेम्पल। उस मंदिर में उस लड़के के, जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने ऑथरेस से बात की है, मैन फ्रॉम उडुपी, वो जब छोटा बच्चा था तो स्कूल जाते समय उसे पुराने मंदिर के पास से गुजरना पड़ता था। और उस मंदिर में उसी लड़के के जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो पुजारी का काम करते थे। अब वहां स्कूल जाने से पहले
ही वुड स्टॉप एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो इस लड़के के पास जूते नहीं होते थे और वहां वो मंदिर के सामने रुकता, भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे पेयर ऑफ शूज, जूतों का जो जोड़ा है वो आप दिलवा दो। फाइनली ही गॉट ए पेयर ऑफ शूज। आखिर में उस लड़के को भगवान की मेहरबानी से, भगवान की दया से, या जैसे भी आप कह सकते हैं, किसी ना किसी प्रकार से फाइनली ही गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उस लड़के को जूतों का जोड़ा मिल जाता है। अगेन ही प्रेड, दोबारा उसने फिर प्रार्थना की, लेट मी नेवर लूज देम, कि भगवान अब ऐसी कृपा करना कि ये जूते अब मैं कभी ना खाऊं, यानी कि ये जूते मेरे पास अब हमेशा बने रहे, मुझे कभी भी बेयरफुट, नंगे पैर ना रहना पड़े। अब क्या हुआ, द राइटर विजिटेड द टाउन। फिर जो हमारी लेखिका हैं वो उडुपी जाती हैं। कब जाती हैं? 30 years लेटर। इस घटना से 30 साल बाद उडुपी हमारी जो ऑथरेस हैं वो जाती हैं। द टेम्पल हैड ए न्यू प्रिस्ट। अब उस मंदिर में पहले वाले पुजारी नहीं थे, नए पुजारी थे। प्रिस्ट सन, नए पुजारी का जो बेटा था, प्रिस्ट सन, न्यू प्रिस्ट सन आप कह सकते हैं, नए पुजारी का बेटा, वॉज वियरिंग ग्रे यूनिफॉर्म। उसने सलेटी रंग की यूनिफॉर्म, वर्दी पहन रखी थी, एंड सॉक्स एंड शूज, जुराबे पहन रखी थी, जूते पहन रखे थे। एंड द ऑथरेस सॉ अदर बॉयज वर वियरिंग शूज। लेखिका ने देखा कि और भी वहां पर लड़के थे, उन सब ने जूते पहन रखे थे। इसका मतलब जो ये लड़का था, अ मैन फ्रॉम उडुपी, जो उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये जूते मैं कभी भी ना खाऊं, हमेशा मेरे पास जूते रहें, तो वो सभी बच्चों के लिए दुआ एक किस्म से कबूल हो गई थी, स्वीकार हो गई थी, और अब सभी बच्चों के पास जूते थे। तो ये जो रैग पिकर जो बॉयज हैं, जो कहते हैं कि इट्स देयर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट, के नंगे पैर रहना हमारा एक रिवाज है, तो ये लेखिका ने जो बात कही थी, दैट इट्स एन एक्सक्यूज टू कंसील देयर पॉवर्टी, ये बात सही प्रूव हो जाती है। और अब हमारी जो ऑथरेस हैं उनको वही बात याद आती है, मैन फ्रॉम उडुपी ने जो कही थी, जो प्रेयर गॉड के सामने, टेंपल के सामने खड़े होकर की थी। रिमेंबर द प्रेयर मेड बाय द अदर बॉय, के जो मैन फ्रॉम उडुपी, उस यंग बॉय ने जो मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना की थी, टू गेट अ पेयर ऑफ शूज एंड लेट मी नेवर लूज देम। ये जो प्रार्थना की थी कि मुझे जूतों का जोड़ा मिल जाए और भगवान कृपा करना कि मेरे जूते कभी भी मेरे से जुदा ना हो, यानी कि मेरे पास अब हमेशा जूते बने रहें और मुझे कभी भी बेयरफुट, नंगे पैर ना रहना पड़े। ये जो दुआ है, ये जो प्रेयर है, ये उस लड़के की कबूल हो गई थी। इसी वजह से कि जब 30 years लेटर जो हमारी ऑथरेस हैं उन्होंने उडुपी को विजिट किया, जब उडुपी वो दोबारा जाती हैं, देन शी सॉ अदर बॉयज वर वियरिंग शूज, के उस समय पर जो बाकी और जो दूसरे भी लड़के थे उन्होंने भी जूते पहने हुए थे, और जो न्यू प्रिस्ट सन थे, नए पुजारी का जो बेटा था, ही वॉज ऑल्सो वियरिंग सॉक्स एंड शूज। द अदर बॉयज वर ऑल्सो वियरिंग सॉक्स एंड शूज, यू कैन से द अदर बॉयज वर वियरिंग शूज। तो इस प्रकार से बेयरफुट रहने, नंगे पैर रहने से रिलेटेड जो एक रेफरेंस है उसको भी आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, और ये जो स्टोरी है इसको हमने पॉइंट वाइज आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसी में आपके सारे के सारे जो भी जिस भी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।